बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ हज़रत इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हिकमत से शुरू करते हैं। कुछ मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने जो है ना हज़रत मुफज़्ज़ल जो सहाबी थे, इनके यानी शागिर्द थे, उनको यानी वो परेशान थे साइंस की वजह से। इस वजह से हज़रत इमाम जफ़र सादिक़ ने एक उनके साथ सेशन की एक किताब उसके ऊपर पूरी लिखी हुई है। उसमें बहुत सी हिकमतें यानी हमारे जो आज की साइंस बता रही है, अभी उसने बतानी है। वो इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले उन पे बात की थी। आज की जो मैंने वो सिलेक्शन की है वो है वह ह्यूमन चाइल्ड इज़ बर्न विदाउट इंटेलेक्चुअल। इमाम ने पूछा कि क्या तुमने कभी सोचा है कि मुफज़्ज़ल कि इंसान अगर अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन उसका जो बच्चा है वो जब पैदा होता है वो उसकी यानी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं होती, वो कुछ समझ नहीं सकता, नाक़िस अक्ल होता है। ऐसा क्यों है? कभी तुमने सोचा? हल और सबसे ज़्यादा कमज़ोर पैदा होता है। बाकी जबकि कुछ जानवरों के देखें तो वो अपने यानी समझदार भी पहले होते हैं, वो यानी अपनी माँ को भी पहचान लेते हैं, सब कुछ। ये सिर्फ रोना जानता है। मुफज़्ज़ल ने कहा मौला आप बता दें। उस पर इमाम ने जो है ना 6 हिकमतें बताई। पहले उसमें ये है बिकम अनकॉन्शियस फॉर ए सर्टेन इन्वायरमेंट चेंज। इंसान एक उस दुनिया से आ रहा है जिसमें वो एक बंद एक छोटे से खुले में था, यानी एक माँ के पेट के अंदर। वो इस दुनिया की रौनक देख के अगर वो अक्ल यानी उसके इंटेलेक्चुअल जो समझदार होता तो एकदम एक सडन चेंज की वजह से उस शाक में चला जाता। जैसे अगर एक कैदी है, अगर वो अपने मुल्क में गए लेकिन आप उसे आज़ाद किसी और मुल्क में कर दें तो बिल्कुल इसी तरह वो भी एक यानी पागल हो जाता है ना। एक इसलिए ये हिकमत खुदाबंदी है। दूसरी उस जो थी हिकमत उसमें ये कि वो डिस्ग्रेस टू इज वीकनेस एंड डिपेंडेंसी। अगर वो इंटेलेक्चुअल होता, अगर वो समझ बुझे, वो अपने आप को कमज़ोर देखता है। कभी देखे कि माँ उठी हुई है, कभी वो यानी पेशाब बखाने की हालत में पड़ा है, मजबूर पड़ा है, अब यानी कोई उसको केयर नहीं कर रहा है, केयर कर रहा है लेकिन बहुत यानी वो डिपेंडेंस जो है ना, यानी 2-3 साल तक कोई उठा रहा है तो वो पड़ा है जहाँ पड़ा है। इस वीकनेस को देख के वो डिप्रेस हो जाता। इस वजह ने खुदावंद ने उसे अभी इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं किया। ऐसा ऐसा फिर उसमें ग्रेजुअल ये इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ती है। तीसरी इमाम ने फरमाया ग्रेजुअली जर्नी टू अंडरस्टैंड रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के ताकि एक नई दुनिया को समझने में उसके जितना यानी इधर ब्रेन का लेवल बढ़ता है कि वो इस दुनिया को ऐसा ऐसा समझ पाएगा। जिस तरह एक आप ज़बान देखें, एक समझदार बंदा है वो इतनी जल्दी नहीं ज़बान सीख सकता है ना, उसको यानी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपनी यानी। लेकिन अगर वो खाली माइंड है वो यानी चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा तेज़ कर, इसीलिए कहते हैं बच्चे जल्दी सीखते हैं क्योंकि वो उनके पहले खाली होते हैं दिमाग, उनके इंटेलेक्चुअलिटी नहीं होती, नाक़िस अक्ल होते हैं। चौथी इमाम ने बताई कि तो अगर वो ज़हीन होता भी सही लेकिन उसे केयर प्रोटेक्शन ना मिल सकती, क्योंकि ये सिर्फ पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स उसके अक्ल उसकी कमज़ोर देख के उसकी पेरेंट्स उसकी यानी मदद कर रहे हैं, उसके प्यार दे रहे हैं, ये सब कुछ। और पांचवी जो इमाम ने वो बड़ी प्यारी, लव एंड कनेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड हिम। आप देखें अगर एक बच्चा गलती करता है यानी ना कि वो कहते हैं बच्चा है, लेकिन अगर बड़ा कहता है तो उस पर यानी रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर वो इंटेलेक्चुअल होता, समझदार होता तो वो ज़्यादा शैतान करता और बुरा भी मान लेता। लेकिन ये कनेक्शन है ना, अगर वो जहनी तौर पे फील होता तो ये समझदार होता, वो जून यानी 6-7 साल की उम्र में जितनी जल्दी हो सकता वो उस फैमिली को छोड़ने चाहता। जैसे आप देखते हैं ये एक जानवर का बच्चा है, जैसे भैंस का हो गया, ये यानी जब जैसे माँ से अपने दूध वगैरह पी लेते हैं तो उसके बाद उसका उससे कोई रिलेशन है, वो एक अलहदा यानी वो रहना पसंद करते हैं।
वो अलग एक दुनिया में थे। लेकिन ये कि इंसान को अल्लाह ने सोशल इसीलिए बनाना था ताकि वो फैमिली से कनेक्टेड रहे। इस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए इतने अरसे तक जो है ना उसका अपनी फैमिली से अटैच रहना लाजम था। छठी इमाम ने जो फरमाई है वो बड़े हर हिकमत ही कमाल है। लेकिन ये जो इमाम ने अगर वो यानी समझदार होता वो अपनी यानी उस प्रेगनेंसी की या लैक्टेशन के जो आर्गन्स हैं उसमें ये शेमफुल एक्ट था कि वो उन आर्गन्स को देखता अपने यानी पेरेंट्स की, है ना। क्योंकि उसने जब तक यानी 2 साल तक उसने दूध पीना है वो डेली ये देखता उसके यानी दिमाग के, आप सोच सकते हैं अगर वो समझदार होता तो उसके दिमाग के क्या ख्यालात बढ़ जाते, इस दुनिया में वो किस तरह यानी सस्टेन कर पाता। अब आते हैं हम अपने लेक्चर्स की तरफ। ये एक हमारा मॉड्यूल रिवीजन लेक्चर है पैथोलॉजी का। उससे पहले हम पैथोलॉजी की तरफ बढ़ते पहले हम आपने ये होम्योस्टेसिस के बारे में तो जानते होंगे। होम्योस्टेसिस क्या हमारे यानी एक बॉडी का स्टेबल कांस्टेंट जो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए हमारे हार्मफुल फ्लक्चुएशन चाहे एक्सटर्नल है या इंटरनल है उसको बचा के परफेक्ट हमारा जो काम हो रहा है हमारी बॉडी का बेहतरीन, वो हमारा होम्योस्टेसिस है। अब इसी अगर ये डिस्टर्ब हो जाए यही होम्योस्टेसिस, तो हम इसे डिजीज़ कहते हैं। डिजीज इज द फेलियर टू मेंटेन द होम्योस्टेटिक कंडीशन। इसकी वजह ये जेनेटिक भी हो सकते हैं, पैथोजेंस भी हो सकते हैं और कंट्रोल मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ सकती है, डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, ये यानी मुख्तलिफ फैक्टर हो सकते हैं। यानी होम्योस्टेसिस में जब यानी हमारा डिस्टर्ब है तो हम इसे डिजीज़ कहते हैं। अब इसी डिजीज़ की स्टडी जो है हम उसे पैथोलॉजी कहते हैं। यानी पैथोलॉगस स्टडी के लिए आप जानते हैं डिजीज़ स्टडी ऑफ डिजीज़ को हम पैथोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या abnormalities occur in our normal anatomy और फिजियोलॉजी, यानी हमारे वो एनाटमी में भी हो सकती है यानी हमारे स्ट्रक्चर में भी और हमारे फंक्शन में भी ये जो डिजीज़। इसकी सब डिवीज़न जो है हम ह्यूमन पैथोलॉजी, बाकी तो वैसे प्लांट की हैं और दूसरी हैं लेकिन हम ह्यूमन के हवाले से पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम 2 में डिवाइड करते हैं। एक जनरल पैथोलॉजी है जिसमें हम सेलुलर लेवल पर स्टडी करते हैं और एक सिस्टमेटिक पैथोलॉजी है जिसमें हम ऑर्गन और बॉडी सिस्टम के लेवल पर, यानी ये हमारा अगला बाद के यानी 3rd ईयर में, लेकिन ये जनरल का जिसमें हम सेलुलर लेवल पर देखते हैं कि पैथोलॉजी क्या है, डिजीज़। और कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो पैथोलॉजी में यानी ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक तो एटोलॉजी। अब एटोलॉजी के एक काज है यानी उसकी वजह क्या है, जैसे हम ये हमारे कॉमन लैंग्वेज है काज, लेकिन अगर हम इसकी साइंस की लैंग्वेज में जाएँ तो हम इसे एटोलॉजी कहते हैं। उसकी काज क्या है, पैथोजेनस क्या है, उसका मैकेनिज्म, वो डिजीज़ किस तरह काज हो रही है, वो किस तरह यानी उसने बीमारी फैलाई है ना, उस जैसे पैथोजन है उसने किस तरह आगे यानी वो मैकेनिज्म अपना फॉलो किया। जैसे वायरस है, अब देखते हैं वो लेटिक साइकिल के ज़रिए है ना, ये उसका मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। और फिर वो जो चेंजेस आती हैं हमारे बॉडी में उसकी यानी बीमारी की वजह से हम उसे मॉर्फोलॉजिकल चेंज कहते हैं। हम इसे 2 तरीके से यानी हम देखते हैं डिजीज़ को। एक हम यानी नेकेड आई के यानी हम एक आंख से एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। जो हम नेकेड आई से वो ग्रास है और मैक्रोस्कोपिक भी उसे कहते हैं। दूसरा हमारे क्या है, मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज चेंज है, यानी उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं उससे यानी चेंजेस के उसकी क्या वजूहत हैं, ये सारा ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं यानी हम जो अक्सर यूज़ हैं। अब जो हमारा ये लेक्चर का जो है सारा इसमें है, निचोड़ इसी में है। अब हम देखें कि हमारा नॉर्मल सेल है, उसको एक स्ट्रेस आते तो वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अगर वो अडॉप्ट नहीं कर सकता तो फिर सेल इंजरी की तरफ आता है। सेल इंजरी ऐसे पहले सेटअप में नहीं होती, पहले वो स्ट्रेस को मैनेज, जैसे अगर आपको थोड़ा क्या टेम्परेचर चेंज हो तो क्या आपकी बॉडी को इंजरी हो जाती है, नहीं। ज़्यादा चेंज हो तो फिर तो होता है, लेकिन अगर थोड़ा हो तो वो हमारे यानी
ब्लड के यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, इन चीज़ों के ज़रिए हम कंट्रोल कर लेते हैं, ये हमारी अडेप्टेशन होती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा चेंज हमारे यानी कंट्रोल से बाहर चली जाए, है ना, तो वो फिर सेल इंजरी की तरफ जाता है। या तो वो है कि पहले ही स्टिमुलस इतना हो, स्ट्रेस इतना हो कि जो इंजरी काज कर दे, एक तो ये पाथवे। दूसरा क्या, अगर वो एक हल्की से स्ट्रेस है तो वो फिर पहले अडाप्ट करेगा, अडाप्ट नहीं कर पाएगा तो फिर सेल इंजरी फिर दो तरह की, एक रिवर्सिबल, दूसरी इरिवर्सिबल। अगर हल्की सी यानी स्टिमुलस दरमियाने लेवल के हो तो वो फिर रिवर्सिबल, यानी फिर वो नॉर्मल फंक्शन के काबिल रहता है, फिर यानी चेंज आ जाए। लेकिन अगर वो सवेयर चेंज आ जाए तो फिर वो इरिवर्सिबल, जिसके दो हमारे पास तरीके, एक नेक्रोसिस आता है, एक हमारे पास एपोप्टोसिस है। इरिवर्सिबल यानी इसका अल्टीमेट गोल डेथ ही है, ये हर सूरत इस सेल ने मरना ही है। अब हम सेशन में जो है ना, इस पहले पार्ट में हम पहले एडाप्टेशन देखेंगे, फिर हम यानी उसके बाद हम सेल इंजरी की तरफ जाएंगे, उसके काजेस देखेंगे, ये चीज़ आगे। देखो पहले हमारा सेल एडाप्टेशन है, फिर एटालॉजी, अब हम सेल इंजरी देखेंगे, फिर मैकेनिज्म देखेंगे सेल इंजरी, फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी और रिवर्सिबल सेल इंजरी, और लास्ट में हमारे इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन का एंड होगा लेक्चर वहाँ पे। अब ये कि ये अडाप्टेशन हम देख रहे हैं, सेल अडाप्टेशन। यदि हमारे पास स्ट्रेस है, या स्ट्रेस किस तरह है, या तो जैसे हमारा एक वर्कलोड है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ये हमारे लिए स्ट्रेस है। नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ऊपर जो भी चेंजेस हैं वो हमारे लिए एक स्ट्रेस के तौर पर होती है। ये अभी आगे इस पर डिस्कस करते हैं डिटेल से। अब इसको डिफाइन करते हैं, रिवर्सिबल चेंज इन द साइज एंड नंबर एंड फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ सेल्स इन रिस्पांस टू चेंज है। ये रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल इसलिए जैसे ये स्टिमुलस ख़त्म हो गया, वो अपना जो सिस्टम उसमें जो चेंजेस आई थी हमने अडॉप्ट करने के लिए वक्ती तौर पर लेते, वो दोबारा वापस आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना हाइपरट्रॉफी आती है, हाइपरप्लेशिया आती है, एट्रॉफी आती है, मेटाप्लेशिया आती है। इनमें ये हम आगे देखें, पहले हम देखते हैं सेल को। यानी हमारे पास जो सेल होते हैं तीन तरह के होते हैं। एक ऐसे सेल हैं, लेबाइल सेल हैं, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और यानी वो यानी मर जाते हैं, फिर वो रीजनरेट हर वक्त करते रहते हैं। इसमें हमारे एग्जांपल आते हैं हेमोपोएटिक सेल, यानी जो रेड ब्लड सेल बनाते हैं। इसी तरह हमारे ये स्किन के सरफेस एपिथेलियल जो स्क्वैमस, ये भी इसी तरह क्यूबोइडल एपिथेलियल, कोलमनार एपिथेलियल है, ट्रांजिशन एपिथेलियल, ये सारे क्या हैं, ये कंटिन्यूसली इनकी डेथ भी हो रही है, लास्ट भी हो रहे हैं और रिप्लेस भी हो रहे हैं। ये एक तरह के। दूसरे हमारे पास ऐसे आते हैं वो स्टेबल टिश्यू, ये वैसे तो नॉर्मल सुकून में रहते हैं, लेकिन अगर कोई डिजनरेट हो जाए, यानी कोई अगर सेल डेड हो जाए तो ये रिकवर कर लेते हैं। जैसे इसमें हमारे पास आते हैं लिवर, किडनी, पेंक्रियाज। जैसे लिवर का एक पार्ट अगर कट गया तो वो दोबारा रीजनरेट हो सकता है। जैसे हम थोड़ा सा यानी सर्जरी में थोड़ा सा यानी लिवर का लगाते हैं, वो बाकी क्या है वो खुद रीजनरेट करके कंप्लीट लिवर बन जाता है। ये हमारे पास दूसरे टाइप के हैं। पहले हमारे पास लेबाइल हैं, दूसरे स्टेबल हैं और तीसरे हैं परमानेंट, जो सिर्फ यानी साइज में तो बढ़ सकते हैं लेकिन नंबर में उनके कभी बढ़ नहीं सकते। ये हमारे पास न्यूरॉन्स आ जाते हैं, कार्डियक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल हैं। अभी चेंजेस हमारे पास है, एक तो चेंज ऐसे है कि साइज में, दूसरे हमारे पास है नंबर में, तीसरे टाइप में। जो हमारे पास साइज में चेंजेस हैं उसमें हमारे पास आते हैं एट्रॉफी एंड हाइपरट्रॉफी। ये ट्रॉफी वाला जो है हमारे साइज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ट्रॉफी अगर एट्रॉफी यानी डिक्रीज इन सेल साइज, हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन सेल साइज। और दूसरी क्या चेंजेस वो है हमारे नंबर ऑफ सेल्स में। उसमें हमारे पास हाइपरप्लेशिया, डिस्प्लेशिया, एनाप्लेशिया है। हाइपरप्लेशिया में क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, और इसमें क्या होता है डिस्प्लेशिया, इसमें भी इंक्रीज होता है लेकिन एबनॉर्मल इंक्रीज होता है, एटिपिकल सेल यानी एक तरतीब से नहीं होता। एनाप्लेशिया में क्या होता है, ये फ्रैंकली एबनॉर्मल सेल, ये हमारा कैंसर का जो है ना वो इस एनाप्लेशिया में आता है। तीसरे जो हमारे टाइप आती है वो यानी हमारी चेंज आती है टाइप ऑफ सेल में, जैसे स्क्वैमस से कोलमनार या कोलमनार से क्यूबोइडल, ये जो हमारे ये सेल की टाइप में चेंज आ रही है, ये हमारे इसे कहते हैं मेटाप्लेशिया।
हाँ, इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं, यानी हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी। ये हमारे पास ट्रॉफी जो है इसमें हमारे पास साइज बढ़ता है, लेकिन जो प्लेशिया है उसमें हमारे पास नंबर बढ़ते हैं, तादाद बढ़ती है। ट्रॉफी और प्लेशिया में, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब पहले हम देखते हैं जो हमारे साइज़ की हैं। एक एट्रॉफी है जिसमें हमारा सेल का साइज डिक्रीज़ हो रहा है, हाइपरट्रॉफी में हमारा सेल का साइज इंक्रीज होता है। अब देखिए इसमें क्या रिड्यूस ऑफ साइज होता है, और मैकेनिज्म इसका क्या है, इसमें हमारे पास डिक्रीज हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, इंक्रीज प्रोटीन रिगार्डेशन इन सेल, यानी उसके हमारा प्रोटीन की जो है ना सिंथेसिस कम हो जाते हैं, लेकिन उसकी जो डिग्रेड यानी एलिमिनेशन है वो बढ़ जाती है। इस तरह ये एट्रॉफी होती है। एट्रॉफी यानी श्रिंकेज, डिक्रीज इन सेल साइज, ये कहाँ होती है, इसकी वजह किसी जिन आर्गन है जो कम यूज हो रहा है ना, या जिसे कम ब्लड सप्लाई मिल रही है, कम न्यूट्रिशन मिल रही है, वो जो है ना एट्रॉफी में चला जाता है, अपना साइज कम हो जाता है। ये देखें आपको ये ब्रेन दिखाया गया है, अगर इसको अब नॉर्मल मिले एट्रॉफी इसकी क्या है, ये देखें इसका साइज कम हो गया है। फिर ये काज इसका और इसकी टाइप्स क्या है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। ये बड़ी यानी टर्म हमारे मुतवातर यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें अक्सर पता नहीं होता वो क्या फिजियोलॉजिकल क्या है, पैथोलॉजिकल क्या है, इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। भाई जो होम्योस्टेसिस है हमारा, वो हमारे यानी नॉर्मल जो बॉडी फंक्शन है उससे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, और पैथोलॉजी हम क्या कहते हैं, डिजीज। यानी ऐसी एट्रॉफी जो हमारे लिए नॉर्मल हो, यानी हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो, और जो एट्रॉफी हमारे लिए यानी डिजीज़ का वजह है उसे हम पैथोलॉजिकल कहते हैं। यानी फिजियोलॉजी हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन है, और पैथोलॉजी क्या है, हमारी डिजीज़ की कंडीशन है। फिजियोलॉजिकल देखें आप, इसमें हमारे पास क्या आता है, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, जैसे नोटोकॉर्ड है, थेरोग्लोसल डक्ट है, ये हमारे पास जब फीटल इनकी डेवलपमेंट होती है तो इनके साइज में क्या आता है, डिक्रीज आता है। इसी तरह यूटिरस है, उसके साइज में डिक्रीज, जैसे जब वो यानी प्रेगनेंसी हो गई उस वक्त उसका साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके बाद उसने अपने यानी बैक करना है, साइज डिक्रीज करना है। इसी तरह लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, यानी जैसे हमारे इसके कॉमन ब्रेस्ट और यूटिरस के हमारे पास जो यानी एंडोक्राइन एंजाइम वगैरह जो लैक्टेशन के लिए जैसे ब्रेस्ट में है, ये जब यानी ये ख़त्म हो जाए, यानी 2 साल का, जैसे हम माँ एक दूध पिला रही है, लेकिन 2 साल के बाद ऐसा ऐसा उसकी एट्रॉफी हो जाती है, उसकी यानी ब्रेस्ट का साइज कम होता जाता है। ये हमारे फिजियोलॉजिकल है, यानी हमारा ये एम्ब्रियोनिक है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसने यानी साइज कम होना है। यूटिरस है, यानी काम के बाद इसने भी साइज कम करना है, और एंडोक्राइन ने भी अपना साइज कम करना है। ये हमारे बेनिफिट। दूसरे आ जाते हैं हमारे पैथोलॉजिकल, इसमें क्या है, डिक्रीज वर्कलोड। अगर यानी हमारा कोई बॉडी का ऑर्गन जो हमारे जिस पे हम काम वर्क नहीं हो रहा, वो क्या है, उसका साइज ऐसा ऐसा कम होता जाता है। ये जो इससे हम कहते हैं डिक्रीज वर्कलोड। दूसरा क्या है, लॉस ऑफ इनर्वेशन। हाँ, ये मसल में यानी ये इनर्वेशन यानी वो नर्व का ना पहुंचना, डीनर्वेशन ऑफ एट्रोफी यानी साइज का कम हो जाना है ना, जैसे ये पोलियो के केस में होता है। डिमिनिश ब्लड सप्लाई इन ओल्ड एज, है ना, ओल्ड एज में हमारे पास ब्रेन और हार्ट का जो है ना एट्रोफी हो जाते हैं, उनके ब्लड सप्लाई कम होती है, इसलिए उनकी भी एट्रोफी। यानी ये हमारे पास सारी जो है एबनॉर्मल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल है, एट्रोफीज है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन हमें सही नहीं मिले, इसमें एक मेरा मस है और कक्षी है। ये जो है पहली जो ये हमारे होते हैं यानी मेल न्यूट्रिशन के, यानी हम उसको कैलोरी नहीं मिल रही, जबकि वो क्या उसमें हमारा मसल वेस्टिंग होती है, उसका यानी डिस्टर्ब होता है, यानी मसल प्रॉपर वो उसके यानी डिज़ॉल्व हो रहा होता है, ये जो है ना, जबकि उधर क्या है हमारे पास मेल न्यूट्रिशन के काज है। वो प्रेशर एंलार्जिंग बेनिन ट्यूमर कैन काज एट्रोफी इन सराउंडिंग
अनइन्वॉल्व टिश्यू। अब ये क्या है, वो कहते हैं बिनाइन ट्यूमर एक तो होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर जो हाई लेवल का होता है। ये आगे ट्यूमर को मैं आगे डिफाइन करता हूँ, इस पर भी एक स्लाइड बनाई हुई। फिर ये जो है ना, ये जो उस एरिया के साथ इसका जब इसकी यानी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वो फिर क्या है साथ वाले उनको इफेक्ट जो इन्वॉल्व तो नहीं है कैंसर में, लेकिन उन पे प्रेशर डाल के उनका साइज कम कर देता है। ये भी हमारा एट्रोफी केस है। फिर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है हमारे बोथ एट्रोफी ऑफ बोथ किडनी इन क्रॉनिक ग्लूमेरुलर नेफ्राइटिस। ये भी यानी हमारे इन किडनी के हवाले से ये उसके ये सारे हमारे पास ये क्या थे पैथोलॉजिकल। अब ये देखें पोलियो का, इसकी एक टांग देखें, ये इसकी यानी नॉर्मल है, वो क्या पोलियो की वजह से यानी कमज़ोर हो गई, क्यों डिसयूज की वजह से। अब इधर देखें, ये हमारे पास नॉर्मल है, इधर के हमारे पास इसका साइज ये देखो डिजॉल्व हो रहा है, एट्रोफी हो रही है ऑस्टियोपोरोसिस में, जिसमें यानी हमारी हड्डी का बनती है। ये देखें हमारी किडनी की एट्रोफी है, यानी एक का साइज नॉर्मल है, दूसरी का हमारे पास साइज कम हो गया है। हाइपरट्रॉफी क्या है हमारे पास, इसमें क्या है इंक्रीज इन साइज है। ये नॉन इसमें कोई सेल नहीं बनते, सिर्फ हमारे पास साइज बढ़ते हैं। इसकी एटियोलॉजी वजह क्या है, यानी वो वर्क इंक्रीज फंक्शनल डिमांड, यानी उसकी डिमांड है या हार्मोन्स की वजह से उसके जो ना सेल का साइज बढ़ रहा है। इसमें हमारा कहते हैं कोई ज़्यादा तो हमारे पास कोई नई चीज़ जनरेट नहीं, सिर्फ उनका साइज हमारा यानी सेल का बढ़ता है। ये क्या है सिंथेसिस ऑफ मोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी उसके कंपोनेंट ज़्यादा अंदर बनते हैं। सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन में रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस बाय अंडरगोइंग बोथ हाइपरप्लेशिया एंड हाइपरट्रॉफी। यानी हाइपरप्लेशिया भी होता है, यानी हाइपरप्लेशिया क्या है उसमें यानी नंबर बढ़ते हैं, यानी ये नहीं है कि हाइपरट्रॉफी हो रही है तो हाइपरप्लेशिया नहीं हो सकती, नहीं भाई हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी एक साथ भी हो सकते हैं। कहा एक हम इसको फिर उसी तरह इसके फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल देखते हैं, फिर हमारा पैथोलॉजिकल क्या है। नॉर्मल क्या है, ये सेकेंड बॉडी बिल्डर के मसल बढ़ जाते हैं, या ग्रोथ ऑफ यूट्रस है जब प्रेगनेंसी हो रही है, इन्लार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट है जब लैक्टेशन के वक्त। पैथोलॉजिकल क्या है हमारे पास कार्डियक इन्लार्जमेंट हो जाती है, इसमें आयोटिक वाल्व डिजीज हाइपरटेंशन। दूसरे क्या है पेलोरिक स्फिंक्टर, ये जो है ना पेलोरिक स्फिंक्टर जो है ये किधर होता है, ये हमारे पास स्टमक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है ना, उधर उस साइड में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उधर यानी साइज बढ़ जाता है। ये आप देखें ये किस हाइपरटेंशन की वजह से है ना, ये इसका साइज यानी बढ़ गया है सारा, यानी इसकी कैविटी जो दरमियान में ये जो इसका कैविटी है ये ऐसे कम हो रही है क्योंकि ये साइज इधर से बढ़ गया है, ये हाइपरटेंशन की वजह से है। ये वही मायोकार्डियल की हाइपरट्रॉफी दिखाई जा रही है आपको, ये सारे हाइपरट्रॉफी की केस है। यानी ये देखिए ये एक नॉर्मल है, इसमें फिर क्या है ऐसे ऐसे साइज बढ़ रहा है, ये हमारे पास हाइपरट्रॉफी सेल का साइज बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ साइज बढ़ रहा है। इधर देखें ये क्या है हमारे पास, इसमें राइट वेंट्रिकल का ये क्या है, ये भी उसकी यानी साइज बढ़ गया है, ये हाइपरट्रॉफी का केस। ये इधर देखें ये एक हमारा साइज इधर देखें, लेकिन इधर क्या है वो फिर साइज इनका सेल का बढ़ गया है, ये हमारे पास हाइपरट्रॉफी है जिसमें हमारे सेल का साइज बढ़ता है। अब हम अगले स्टेप है जिसमें हमारे ग्रोथ चेंज, इसमें क्या है हम हाइपरप्लेशिया में क्या है हाइपरप्लेशिया में हमारे नंबर बढ़ते हैं, और डिस्प्लेशिया में क्या है एटिपिकल होती है, लेकिन इसमें भी इंक्रीज होता है लेकिन एटिपिकल यानी एक तरतीब से नहीं होता। एनाप्लेशिया में वो तो हमारे अब नॉर्मल केस में आ जाता है कैंसर का, इसमें हमारा इंक्रीज नंबर होता है। ये फिर कहाँ होगा नंबर, वही जहाँ उनको कैपेबल हैं, जैसे हमारे क्या थे लिबेल सेल, उन पे उनके पास यानी नंबर बनाने की सलीयत है, लेकिन ये कहाँ नहीं हो सकते जो परमानेंट है। परमानेंट जो थे हमारे सेल जैसे न्यूरॉन्स के, इधर हाइपरप्लेशिया नहीं है क्योंकि इधर नंबर नहीं बढ़ सकते, सिर्फ साइज बढ़ता है उनमें, यानी सिर्फ हाइपरट्रॉफी होती है।
फिजियोलॉजिकल, फिर इसकी पैथोलॉजिकल हम देखते हैं। फिजियोलॉजिकल क्या है? फिजियोलॉजी हार्मोनल की वजह से हमारे यानी ब्रेस्ट का जैसे इन्होंने ये यूट्रस और ब्रेस्ट की जो है ना अक्सर एग्जांपल में यही ज़्यादा यूज होते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस है, कंपनसेटरी जो है हाइपरप्लेशिया, ये क्या होता है? ये कंपनसेट करता है यानी लीवर है या किडनी है। ये हेपेटेक्टोमी जो है ना, ये क्या होता है? यही जो लीवर की सर्जरी करते हैं है ना, उसका एक यानी छोटा सा पीस हम इंट्रोड्यूस करते हैं सर्जरी के दौरान, वो क्या फिर एक मुकम्मल जो है ना वो एक लीवर कंप्लीट बन जाता है ना इस सर्जरी में। इसे हम कंपनसेटरी कहते हैं। इसी तरह किडनी का, अगर यानी दो किडनी में से एक किडनी रह गई है, एक यानी सर्जरी के जरिए रिमूव हो गई है या किसी है ना और प्रॉब्लम की वजह से, एक किडनी का फिर क्या है वो अपने नंबर बढ़ा लेती है ताकि क्योंकि वो जो वर्कलोड है उसको कंपनसेट कर सके। ये आप देख सकते हैं एंडोमेट्रियल की हमारे पास हाइपरप्लेशिया, ये एक हमारे पास नॉर्मल है, लेकिन इधर क्या है उसने हाइपरप्लेशिया कर दिया जिसमें वो अपने नंबर इधर बढ़ गया है। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेशिया, एक तो हार्मोनल की वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है यानी ट्यूमर हो जाता है जैसे, और फिर क्या है हाइपर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, यानी हमारे स्किन पे जो वार्ड्स आ जाते हैं। ये वायरस का नाम देख लेना, पेप्लोमी वायरस जो काज करते हैं हमारे स्किन वार्ड्स। हाइपरप्लेशिया इन वाउंड हीलिंग, यानी जहाँ वाउंड यानी ज़ख़म हुआ है वहाँ पे ये जो है यानी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं, वहाँ जगह इन्फ्लेमेशन ये जो है ना ये भी हमारे पास क्या आ जाते हैं हाइपरप्लेशिया के। ये देखें, इसको भी देखें, इसको भी देखें, नंबर ऑफ सेल्स क्या है इसमें बढ़ गए हैं। इधर क्या है यूट्रस में हमारे पास क्या है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए हैं इधर। ये है डिस्प्लेशिया में क्या है इसमें यानी एटिपिकल यानी एक एबनॉर्मल वे साइज में जो है ना सेल बढ़ता है, लेकिन वो अनकंट्रोल होगा तो एनाप्लेशिया में चला जाएगा। लेकिन ये इसका ज़्यादा कॉमन है ना, हमें इतना इसमें पढ़ाया गया है, सिर्फ ये डायग्राम में वैसे देखना चाहते हैं देख लें। ये एनाप्लेशिया क्या है इसमें अनडिफरेंशिएटेड, इसमें कोई अनकंट्रोल हो जाती है, ये हमारे पास कैंसर का केस है। अब दूसरा क्या है जिसमें हमारे पास टाइप चेंज हो जाते हैं, वो है मेटाप्लेशिया। ये देखिए कोलुमनार है वो यानी स्क्वेमस में चला गया, रिप्लेस बाय सिलिएटेड कोलुमनार रिप्लेस बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या है हमारे पास रिप्लेसमेंट हो जाए, लेकिन ये है कि फैमिली यानी उसके फैमिली में टाइप जो है ना, जैसे एपिथेलियम है और पेरेन्काइमा है। एपिथेलियल की टाइप है तो वो एपिथेलियल ही के अंदर यानी स्क्वेमस है तो वो क्यूबोइडल एपिथेलियल या कोलुमनार में आ सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो पेरेन्काइमा में चेंज है। रिप्लेस भी अपनी ही वो टाइप में होता है, वन सेल टाइप। Reversible change in one differentiated cell type replaced by another. इसमें मेटा result from reprogramming of stem cell to differentiate along new pathway rather than a phenotypical change of already differentiated cell. यानी उनकी बजाय उनकी यानी शक्ल चेंज करने के वो जो है ना उसी वक्त सिर्फ वो अपने रिप्रोग्राम करके वो एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। एपिथेलियल मेटाप्लेशिया है, मेसेंकाइमल मेटाप्लेशिया है। एपिथेलियल में क्या है वो स्क्वेमस है ना, यानी स्क्वेमस से किसी और में चला जाना या उसके अंदर वापस आ जाना, ये स्क्वेमस में आ जाएगा। ये सब यानी वैसे टाइप देंगे, लेकिन असल जो है ना अपने से डेफिनेशन देखने और कंसेप्ट याद रखना है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में या ये स्टोन्स है एक्सक्रीटरी ट्रैक में सलेवरी ग्लैंड्स के। ये न्यू प्लेशिया, इसमें क्या है न्यू ग्रोथ ट्यूमर कैन बी बिनाइन आर, इसमें हमारे पास नई ग्रोथ होती है यानी नए सेल्स बनते हैं।
में न्यू ग्रोथ ट्यूमर या कैंसर, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। बिनाइन क्या है? ऐसा ट्यूमर है जो अपनी साइड पे ही सिर्फ मौजूद रहता है, वो दूसरे यानी आर्गन को डिस्टर्ब नहीं, जबकि वो जो है मेलिग्नेंट है वो अपने इर्द गिर्द के साथ साथ यानी अगर एक एरिया में है तो जैसे स्टमक में है तो वो साथ लिवर है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको भी वो मेलिग्नेंट है तो वो उसको भी डिस्टर्ब करा होगा। लेकिन अगर बिनाइन है तो वो सिर्फ जिस साइड पे है सिर्फ वही एरिया डिस्टर्ब है, साथ वाले एक प्रेशर हो सकता है, एट्रोफी का केस आपने देखा, लेकिन उनमें ये फैलता नहीं है। अब ये पूरे यानी दिखाए गए हैं, एक नॉर्मल सेल्स है और ये क्या है? एट्रोफी है जिसमें साइज कम हो गए, हाइपरप्लेशिया है जिसमें क्या है यहाँ 5 थे तो यहाँ कितने 8, ये नंबर यानी बढ़ गया है। और ये क्या है? हाइपरट्रॉफी जिसमें हमारे पास सेल का साइज यहाँ से यहाँ नॉर्मल से देखें कंपैरिजन से इसका साइज बढ़ गया है। मेटाप्लेशिया में क्या है? यहाँ चेंज आ गया है, इस सेल में ये इसमें हो गया चेंज, कोलमनार थे वो क्यूबिडल में चेंज हो गए। न्यूप्लेशिया में क्या है? मैलिग्नेंसी आ गई, ये अनकंट्रोल हो गया। डिस्प्लेशिया में यहाँ भी नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन एक अब नॉर्मल वे में बढ़ रहे हैं। ये हमारे पास यानी अडाप्टेशन का यहाँ तक एंड होता है। फिर यहाँ से आगे जो है हम वो एटियोलॉजी पढ़ते हैं इसकी, काजेज ऑफ सेल इंजरी।